हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, मजे कर रहे होंगे। मैं मनमोहन सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल सीडीसी पाठशाला पर। तो बच्चों, आज हम लेके आए हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो चैप्टर है उसका पार्ट नंबर 2। और पार्ट नंबर 2 में हम बात करने वाले हैं कूलाम्स लॉ। हाँ बेटा, कूलाम्स लॉ या बोल दो कूलाम्स फोर्स जो है। तो कूलाम्स लॉ होता क्या है? कूलाम्स लॉ बेटा, कोई भी जो दो रेस्ट चार्ज होते हैं, कोई भी दो रेस्ट चार्ज होते हैं, उनके बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, उसी को हम कूलाम्स फोर्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी दो रुके हुए चार्ज है, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को हम किस नाम से जानते हैं? कूलाम्स लॉ के नाम से। तो कूलाम्स ने जो डेफिनेशन जो दी है वो क्या है? द फोर्स बिटवीन टू रेस्ट चार्ज इज नोन एज कूलाम्स लॉ। क्या बेटा? कूलाम्स लॉ। ठीक है, ये कूलाम्स लॉ जो है, जो कूलाम्स ने जो कूलाम्स फोर्स हम कह सकते हैं, तो जो कूलाम्स फोर्स है वो कितना होगा? तो बेटा, कोई भी दो रेस्ट चार्ज जो है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, अगर हम वो आर लेते हैं और उनका जो मैग्नीट्यूड है वो Q1 Q2 ले, तो उनका जो मैग्नीट्यूड होगा, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा, उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, यानी कि बोले अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज के प्रोडक्ट के क्या है? इक्वल होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि दोनों जो चार्ज है उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार इसको डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लेते हैं लेट कंसीडर लेट कंसीडर टू चार्ज Q1 एंड Q2। दो चार्ज लेते बेटा, Q1 एंड Q2। ठीक है, विच आर प्लेस्ड at a distance place a distance of r from each other, यानी कि तो दोनों चार्ज है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या लिया हमने? r। ठीक है, तो ये दो चार्ज कुछ इस तरीके से है। एक आपका Q1 यहाँ ले लिया आपने, और एक आपका Q2 चार्ज जो है ये। इनका बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? r है। ठीक है, तो इस केस में कूलाम्स लॉ क्या होगा? तो बेटा, जो F है, फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? Q1 Q2 के प्रोडक्ट के। एंड इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसकी स्क्वायर के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इनके स्क्वायर के क्या होगा? यानी इनके बीच का डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस को हम एक साथ लेते हैं, दोनों इक्वेशन को एक साथ लें, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो बेटा, दोनों इक्वेशन को एक साथ लेंगे तो क्या बनेगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर। जैसे हम इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, जैसे ही हम इन प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट यूज होगा। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या लगा दिया हमने? K, और ये हो गया Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता हमारे पास कूलाम्स फोर्स। ठीक है, कूलाम फोर्स। और यहाँ पे जो F है उसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम K की फॉर्म में भी लिखते हैं। ठीक है, तो Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, वेयर K इक्वल टू क्या है?
कूलम्ब्स कांस्टेंट, इसे हम क्या कहते हैं, कूलाम कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है 9 इंटू 9 × 10⁻, सॉरी प्लस होगा, इसको माइनस कर दिया हमने, 10 की पावर कितना होगा 9, ठीक है। और इसका जो यूनिट अगर हम बात करें तो यहाँ लिख देता हूँ मैं फाइनली 9 × 10⁻⁹, और इसका जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया के की वैल्यू, ठीक है। आगे हम बात करें कि यहाँ पे जो दे रखा है आपको एप्सिलॉन नोट, तो एप्सिलॉन नोट बेटा ये क्या है, एप्सिलॉन नोट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ परमिटिविटी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, जिसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और ये कूलाम न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है बेटा। इसकी जो वैल्यू है वो ये होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कूलाम्स जो फोर्स है उसका डेरिवेशन, ठीक है। कूलाम्स लो जो है उसका एक कांस्टेंट हो गया, इसको हम कूलाम कांस्टेंट कहते हैं, उसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होता है, उसका यूनिट जो होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होगा। यहाँ पे एप्सिलॉन नोट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, जिसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है बेटा। यानी कि ये जो फोर्स है यानी कि जो चार्ज है वो दोनों चार्ज कहाँ पे हैं, फ्री स्पेस के अंदर है, जहाँ पे एक मतलब कोई मीडियम नहीं है। देन उस केस के अंदर हमारे पास जो है परमिटिविटी क्या होती है एप्सिलॉन नोट, जिसको हम किससे लेते हैं, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। तो फिर से हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, फिर से हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आगे है फाइंड द ऐसा यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ कूलाम्स कांस्टेंट। तो बेटा कूलाम कांस्टेंट क्या है, ठीक है, और कूलाम कांस्टेंट अभी हमने देखा कि जो हम बात कर रहे थे कूलाम जो है यानी कि कूलाम कांस्टेंट की जो ऐसा यूनिट जो है, ऐसा यूनिट अभी निकाल दी और डायमेंशन भी हमको साथ में निकालना होगा, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता ही है, फॉर्मूला क्या होता है, एफ का जो फॉर्मूला लिखते हैं हम एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से के इक्वल में लेना चाहेंगे तो ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारे पास के इक्वल में। तो यहाँ नहीं कि ऐसा यूनिट अगर हम निकालना चाहेंगे, क्या एस आई यूनिट ऑफ के, तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा के की यूनिट निकालेंगे तो एफ, एफ का मतलब क्या होता है फोर्स होता है, और फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है न्यूटन होता है। इधर मीटर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा एम स्क्वायर, और नीचे क्या है चार्ज है, तो यानी Q1 Q2 दो बार मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। तो यानी कि ये इसकी क्या हो जाएगी ऐसा यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके डायमेंशन फॉर्मूले की, ठीक है, यानी कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा इसका, डायमेंशन
डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा बेटा? डायमेंशन फॉर्मूला सीधा यहां से ऐसा यूनिट से निकाल सकते हैं, ठीक है। जब हमारे पास न्यूटन है, न्यूटन क्या होता है? फोर्स, और फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है? एम एल टी माइनस टू, ठीक है। एम एल टी माइनस टू हो गया। और मीटर जो है, मीटर का क्या होता है? एल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या दे रखा? कूलाम। और कूलाम का क्या होता है? ए टी। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा बेटा? ए स्क्वायर, और क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर टी स्क्वायर। अब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो ये एम एल और एल स्क्वायर ये रहा, तो ये कितना हो जाएगा? एल क्यूब। उधर टी माइनस टू है और टी ऊपर जाएगा तो माइनस, तो टी माइनस फोर, और ये क्या हो जाएगा? ए माइनस टू। तो ये हो गया, ठीक है। तो इसका जो यूनिट है, सॉरी डायमेंशन जो है वो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी, यानी कि एम एल थ्री टी माइनस फोर ए माइनस टू, ठीक है। तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, राइट। आगे हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन और दे रखा आपको, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द मिनिमम फोर्स पॉसिबल इफ दे आर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। यानी कि जब दो चार्ज जो है उनको 1 मीटर के डिस्टेंस पे जब हम क्या करते हैं? रखते हैं, तो मिनिमम फोर्स कितना होगा? तो बेटा यहाँ पे आपको क्या नहीं दे रखा है? चार्ज नहीं बता रखा है कि चार्ज कितना होगा। तो वो जो चार्ज है वो आपको ही तो बताना है कि वो चार्ज कितना होगा। तो ये आपको सोचने का है कि सबसे मिनिमम चार्ज यानी फोर्स कब मतलब सबसे मिनिमम चार्ज लेंगे तो ही मिनिमम क्या होगा? फोर्स होगा। तो आपको ये सोचना है कि सबसे मिनिमम चार्ज कितना पॉसिबल है। तो दुनिया में सबसे मिनिमम चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो सबसे मिनिमम होता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो सबसे मिनिमम होगा। तो यानी कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर दे रखा है, और हमने जो है एक इलेक्ट्रॉन इधर ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन इधर, यानी कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो है 1 मीटर के डिस्टेंस पे जब दो इलेक्ट्रॉनों को रखेंगे तो जो फोर्स लगेगा वो सबसे मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा जब दो चार्ज को हम 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखेंगे, ठीक है बेटा। और फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? फॉर्मूला क्या हमारे पास? कूलम्स फॉर्मूला जो है के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास के एज इट इज रखते हैं। Q1 कितना हो जाएगा? ई हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। डिस्टेंस हमारे पास 1 मीटर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आ जाएगा के ई स्क्वायर। क्या आ जाएगा? के ई स्क्वायर जो है वो इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगले में क्या दे रखा है? 4 माइक्रो कूलम एंड माइनस के 10 माइक्रो कूलम चार्ज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड पॉसिबल फोर्स बिटवीन। तो अगर इस तरीके से हम दो चार्ज को लेते हैं तो उनके बीच में पॉसिबल फोर्स कितना होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा? सिंपल सी बात है बेटा, एक जो चार्ज है वो 4 माइक्रो कूलम है, ठीक है। दूसरा जो है वो माइनस के 10 माइक्रो कूलम है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना? 10 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? जो फॉर्मूला उसको लगाते हैं फटाफट से। F इक्वल टू क्या है? के Q1 Q2 अपॉन में क्या है? आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास कौन सा है? कूलम्स फॉर्मूला है। तो इसको लगाओ, लगाते हैं तो F बराबर, यानी कि K जो है वो 9 इंटू 10 की पावर कितना होता है? 9। Q1 जो है वो कितना दे रखा है? माइक्रो कूलम। तो माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 10 की पावर माइनस 6 लेके आते हैं। अब ये क्या हो गया? कूलम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 10, और फिर 10 माइनस 10 की पावर माइनस 6, फिर ये भी कूलम हो गया, ठीक है। नीचे हमारे पास जो है वो आर जो है वो सेंटीमीटर में, तो मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर क्या लगा देंगे? -2, ठीक है। तो ये भी मीटर हो गया, फिर इसका भी क्या होगा? स्क्वायर होगा, ठीक है बेटा। तो देखो फिर, तो यहाँ पे 10 की पावर -6 कितना हो जाएगा? 10 की पावर -12, और इधर +9, तो यानी कैलकुलेट होगा तो -3 बचेगा पावर, ठीक है।
और इधर देखें तो यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई में है, तो एक पावर कम हो जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर -2 आएगा इधर। ठीक है, तो फाइनली 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 9 को 4 से करेंगे तो 36 हो जाएगा। और इधर 10 ये कीरा और यहाँ पे 10 की पावर -3 है, तो क्या बचेगा, एक 10 की वजह से क्या हो जाएगा, 10 की पावर -2। ठीक है, और नीचे कितना आ रहा है, नीचे भी 10 की पावर -2, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। देन F इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 36 न्यूटन आ जाएगा। क्लियर है, तो ये हो गया हमारे पास F। ठीक है, जब हम दो फोर्स को इस तरीके से लेते हैं, और यहाँ पे कूलाम जो फोर्स था यानी कूलाम जो फॉर्मूला था उसका यूज भी हमने कर लिया। ठीक है, तो फिर से हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये 3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, अब आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो बेटा अभी हम नॉर्मल जो है कूलाम्स जो फोर्स था यानी कूलाम जो लॉ है उससे जो फॉर्मूला निकलता है, तो उस फॉर्मूले को नॉर्मल फॉर्म में देखा। अब वेक्टर फॉर्म की बात है, तो नॉर्मली हमारे पास दो चार्ज जो है वो कुछ इस तरीके से लेते हैं हम, एक Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, इनके बीच का डिस्टेंस हमने R लिया। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो है वो F कितना निकलता है, तो F इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात करें तो वेक्टर फॉर्म में वेक्टर लगा देंगे तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ जाएगा R कैप। तो बेटा ये R कैप होता क्या है, R कैप एक जो है हमारे पास R कैप जो है वो क्या है, यूनिट वेक्टर है। क्या है, यूनिट वेक्टर है। क्या है, यूनिट वेक्टर है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर अपॉन में आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यानी कि हम इसको जो है एफ वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर वेक्टर अपॉन में आर वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो इसको हम जो लिख सकते हैं वो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि एफ वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर क्यू, और ये हो जाएगा आर वेक्टर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास जो है कूलाम फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ये क्या हो गया, कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो कूलाम्स लॉ जो है वो किस में बेटा, वेक्टर फॉर्म में, इस तरीके से। तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना, अगर ऐसा डेरिवेशन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो सिंपल सी बात है, आप एक यूनिट वेक्टर लगा सकते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, यानी यूनिट होता है, और वो उस डायरेक्शन को क्या करता है, बताएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे आर जो है वो यूनिट था और ये उस डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। किसके लिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब हमारे पास कोई भी कूलाम्स फॉर्मूला जो है या कूलाम्स लॉ है वो क्या कहता है कि जो दो चार्जों के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स होता है वो डिपेंड करता है किस पे, मीडियम पे। ठीक है, तो यानी कि अब जब दो चार्ज है उनको पहले हमने वैक्यूम में लिया, उसके बाद में क्या लिया, मीडियम के अंदर। तो जैसे हम इनको मीडियम में लेके जाते हैं तो ये फोर्स क्या होगा, बदल जाएगा। तो यानी कि जो फोर्स चेंज होता है, यानी कि मीडियम के वैक्यूम में जो फोर्स है और मीडियम में जो फोर्स है उसका जो रेशियो है, उसी रेशियो को हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। या फिर बोले बेटा कि जो मीडियम है, मीडियम के अंदर जो है परमिटिविटी और
फ्री स्पेस में जो है परमिटिविटी का जो रेशियो है उसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन आगे है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं, प्रूफ करते हैं इसका। तो सबसे पहला केस है फोर्स इन वैक्यूम। क्या बेटा? फोर्स इन वैक्यूम, यानी वैक्यूम के अंदर फोर्स कितना होगा, यानी जब दो चार्जों को हमने कहाँ ले रखा है, वैक्यूम के अंदर। ठीक है, तो बेटा फोर्स जो होगा उसको हमने एफ नॉट से डिफाइन किया है। एफ नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अगर डिस्टेंस हमने क्या ले रखा है, आर ले रखा है। ठीक है, यानी कि कोई ये जो है ये दो चार्ज है Q1 और Q2 है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या ले लिया अपने आर। ठीक है, देन इस केस में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, एफ नोट। ये जो है वो वैक्यूम है। नेक्स्ट है फोर्स इन मीडियम। मीडियम के अंदर फोर्स क्या होगा, तो मीडियम की परमिटिविटी जो है हमने एम ले रखा है, यानी एप्सिलॉन एम। ठीक है, तो इस केस में जो है वो एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एम मल्टीप्लाई Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड। यानी कि दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम लेके आते हैं। ठीक है, यानी ये किसी मीडियम के अंदर है। मीडियम बोले तो पहले जो चार्ज है उसको फ्री स्पेस में ले रखा है, उसके आफ्टर देन हम कहाँ ले आते हैं, किसी मीडियम में, यानी कि या तो पानी में ले आए या फिर कोई लिक्विड और भी हो सकता है, जैसे ऑयल ले लिया। ठीक है, कोई भी मीडियम हो सकता है एक्स वाई जेड। तो उस मीडियम में जैसे हम दोनों चार्ज को लेके आएंगे तो उसका फोर्स क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अगर हम डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड सेम रखेंगे चार्ज का, देन उस कंडीशन में भी इसका फोर्स क्या होगा, बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो एप्सिलॉन नॉट नहीं हो करके एप्सिलॉन एम हो गया, जिसकी वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट से अलग होगा। ठीक है, तो जब इक्वेशन हम फर्स्ट को सेकंड से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, सेकंड से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एफ नॉट अपॉन में एफ एम। तो क्या निकल के आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। सेकेंड क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, और ये क्या है, Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये एज इट इज़ ये कट गया, और ये 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल आउट हो गया। तो आगे देखिए अगर हम, तो देखो ये 1/एप्सिलॉन एम है, ये कहाँ चला जाएगा, ये 1/एप्सिलॉन, यहाँ पे 1/एप्सिलॉन नॉट, और ये 1/एप्सिलॉन एम। तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एम कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये एप्सिलॉन नॉट नीचे। तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन एफ नॉट एफ एम इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन आर, और इसको हम के से भी डिनोट करते हैं। किससे करते हैं बेटा, इसको के से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो फाइनली ये जो है ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला। और ये जो रिलेशन जो बना है, इसी रिलेशन से हम इसके जो डेफिनेशन है वो दो तरीके से डेफिनेशन डिफाइंड कर सकते हैं। पहले डेफिनेशन जो है फोर्स इन वैक्यूम और फोर्स इन मीडियम, यानी कि वैक्यूम में जो फोर्स है और मीडियम में जो फोर्स है उसका जो रेशियो है उसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या परमिटिविटी इन मीडियम और परमिटिविटी इन वैक्यूम, यानी कि मीडियम की परमिटिविटी ऊपर लेनी है और वैक्यूम की परमिटिविटी नीचे लेनी है। उस केस में जो है, तो उस केस को भी हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो नेक्स्ट पेज पे है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट पेज पे। तो आते हैं डेफिनेशंस की बात, तो कि मैंने आपको बता दी है, तो फटाफट इसको रीड कर लेते हैं। तो यहाँ जो है पहली डेफिनेशंस क्या है, इफ द डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी कि जो परमिटिविटी है
एप्सिलॉन जो एम है, एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या था, एप्सिलॉन आर बोल दो या फिर इसको के। ठीक है, तो यही डेफिनेशन थी हमारे पास, डेफिनेशन यहीं से आई है। और नेक्स्ट जो रिलेशन था वो क्या था, एफ नॉट अपॉन में एफ एम इज इक्वल टू क्या था, एप्सिलॉन आर या के से। तो सेकंड डेफिनेशन हमारे पास जो है वो यहाँ से आएगी। तो देखो बेटा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है ना, तो यानी कि जो फोर्स जो है वो वैक्यूम में जो फोर्स और मीडियम में जो फोर्स होगा उसका जो रेशियो है उसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फिर एक क्वेश्चन जो दे रखा है तो इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्या है क्वेश्चन में, इफ द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर जो है दो चार्जों के बीच में जो फोर्स है वो कितना दे रखा है, 24 न्यूटन है। एंड चार्ज इज प्लेस इन मीडियम इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8 देन फोर्स इन मीडियम विल बी, यानी कि जो मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8 दे रखा है और फ्री स्पेस के अंदर जो है दोनों चार्जों के बीच में जो फोर्स है वो कितना है, 24 न्यूटन है। तो सिंपल सी बात है, सोल्व करते हैं। पहले तो आप ये देखेंगे गिवन में क्या है, तो गिवन में आपके पास एफ नोट कितना दे रखा है, 24 न्यूटन। सेकंड जो दे रखा है आपको के कितना दे रखा है आपको, 8। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला बेटा हमारे पास होता है एफ नोट अपॉन में एफ एम इक्वल टू के, यही होता है। तो हमको एफ एम चाहिए, क्या चाहिए, एफ एम चाहिए। तो एफ एम इधर जाएगा तो के इसके नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा, एफ नोट अपॉन में क्या आ जाएगा, के। तो एफ एम इक्वल टू एफ नोट कितना दे रखा, 24 न्यूटन, और ये यूनिट लेस होता है तो 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 3 न्यूटन। यानी कि अगर हम देखें तो एफ एम जो है वो कितना आ रहा है, 3 न्यूटन आ रहा है। कितना आ रहा है, 3 न्यूटन आ रहा है। यानी आप देखिए, यानी कि जब हमारे पास दोनों चार्ज जो है वो फ्री स्पेस में है तो फोर्स लग रहा है 24 न्यूटन, और जब ऐसे मीडियम में लेके जा रहे हैं जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8 है तो उसमें फोर्स कितना हो जाएगा, 3 न्यूटन। यानी कि आपको पता है 8 गुना जो है वो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये रेशियो जो है उसी को बता रहा है कि एफ नोट अपॉन में एफ एम इक्वल टू 8 आ रहा है। इसका मतलब ये आप समझ सकते हैं ना कि 8 टाइम जो है वो फोर्स ज़्यादा होता है किसमें, फ्री स्पेस में। और एक चीज़ यहाँ से क्लियर समझ में आ रहा होगा कि जो फोर्स है बेटा वो मीडियम में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसका रीजन क्या होता है, जब हमारे पास चार्ज जो है वो मीडियम में लेके जाते हैं तो चार्ज में जो फोर्स, दो चार्जों के बीच में फोर्स किस वजह से लगता है बेटा, कोई भी जो चार्ज होते हैं वो क्या बनाते हैं, अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किससे बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, जो कि चार्ज से क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से आउटसाइड निकलती है और नेगेटिव चार्ज से के अंदर एंटर करती है। ये मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर बता रखा है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करती है और उस वजह से क्या लगता है, फोर्स। तो बेटा जैसे हम मीडियम में इसको डालते हैं तो मीडियम में वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को इंटरेक्ट उस तरीके से नहीं करती है जो कि फ्री स्पेस में करती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है मीडियम में डालने पर कम होगा, और जितना ज़्यादा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना कम फोर्स लगेगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ 8 है तो फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। अगर यहाँ पे 4 होता तो कितना होता, फिर ये 8 न्यूटन का फोर्स निकल के आता। तो यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा, कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा, मीडियम में फोर्स उतना ही कम होगा। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो, 2 point चार्ज आर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, इन अ वैक्यूम कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट चार्ज इन मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो दे रखा है वो एप्सिलॉन आर है, एंड सो द इलेक्ट्रिक फोर्स रिमेन कांस्टेंट। यानी कि दो चार्ज है बेटा, जब वो फ्री स्पेस में है उसके आफ्टर देन उनको हमने कहाँ रखा, किसी मीडियम के अंदर, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या है, वो चेंज नहीं होता है। उस केस में आपको
डिस्टेंस कितनी रखनी पड़ेगी मीडियम के अंदर कि वो फोर्स जो है वो चेंज नहीं हो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पहले हमने क्या किया, उसको फ्री स्पेस के अंदर रखा। तो फ्री स्पेस के अंदर जो है यानी Q1 और ये Q2 दो चार्ज है, उनके बीच का डिस्टेंस क्या ले लिया, R ले लिया। ठीक है, दे रखा है मतलब। और दूसरे केस में जो है अगर उसको मीडियम में लेके जाते हैं तो मीडियम में Q1 है और Q2 है, उसके बीच का डिस्टेंस जो है वो D ले लिया हमने। और सेम है। अब फॉर्मूला क्या होगा बेटा, फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा, ठीक है, फ्री स्पेस में जो फोर्स होगा वो होगा K, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो है, इसको K की फॉर्म में नहीं लिखना है, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन में R², ये जो है, और ये मीडियम में हो गया, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m, ये इसका मीडियम की परमिटिविटी हमने ले ली है। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में D² आएगा। अब इसने बोला है कि फोर्स जो है वो चेंज नहीं होता है, उस केस में आपको D निकालना है। तो यानी कि दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, बराबर, यानी कि एप्सिलॉन F0 इक्वल टू FM। F0 जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन में R² इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन m इंटू Q1 और ये Q2 अपॉन में D² आएगा। क्या आएगा, D²। तो बेटा ये 4 पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा और Q1 Q2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, D² को मैं इधर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा D²। और इधर जो है हमारे पास 1/में एप्सिलॉन m है, और इधर से एप्सिलॉन नॉट जो है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, और ये R² भी कहाँ चला जाएगा, इधर। ठीक है, तो ध्यान से देखो, एप्सिलॉन नॉट अपॉन में एप्सिलॉन m क्या होता है, परमिटिविटी, सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो क्या दे रखा है, एप्सिलॉन r। ठीक है, तो ये D² इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो है एप्सिलॉन r। ठीक है, लेकिन ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो एप्सिलॉन r होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे, यानी कि ये जो बनेगा वो 1/एप्सिलॉन r और ये मल्टीप्लाई में R²। तो यानी कि यहाँ पे जो फॉर्मूला, जो आंसर आने वाला है वो D इक्वल टू, D हटेगा, D का स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में जाएगा, तो R की स्क्वायर है तो R रूट से बाहर आएगा और ये आ जाएगा एप्सिलॉन r। ठीक है, तो फाइनली जो फॉर्मूला है वो D इक्वल टू R अपॉन में रूट के अंदर एप्सिलॉन r। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू होगी, यानी डिस्टेंस जो है वो आपको इतना रखना पड़ेगा, D इक्वल टू R अपॉन में रूट के अंदर एप्सिलॉन r। ठीक है, तो इतना डिस्टेंस अगर हम रखेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा, बराबर रहेगा मीडियम में और इस फ्री स्पेस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है, एक चार्ज इज डिवाइड इनटू टू पार्ट एंड सच दैट व्हेन दीज टू पार्ट्स आर प्लेस्ड at a particular distance from each other, then electric force between them is maximum. Find ratio of charge these two parts। यानी कि एक चार्ज है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद मैक्सिमम फोर्स आपको निकालना है। यानी कि उसका मैक्सिमम फोर्स, मतलब सिंपल सी बात यह है कि एक जो चार्ज दे रखा है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो उसको उस तरीके से डिवाइड करना है कि जो फोर्स निकल के आए उन दोनों के बीच, जो दो पार्ट होने के बाद जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होगा वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, मैक्सिमम। तो स्टार्ट करते हैं। लेट कंसीडर, हमने वो जो चार्ज है उसको कैपिटल क्यू ले लिया। क्या ले लिया बेटा, चार्ज जो है वो कैपिटल क्यू है, इसको हमने दो पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अगर एक पार्ट जो है उसको आपने स्मॉल क्यू ले लिया, तो इसमें अगर इसका जो है एक टुकड़ा जो है वो Q1 क्यू है, तो सेकंड क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, यही होगा। अगर इतना है तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो यही बचेगा ना। अब हमारे पास ये दो चार्ज है,
एक तो ये Q हो गया और एक कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपने R कंसीडर किया, ठीक है। तो यानी कि जो फॉर्मूला जो यानी कि फोर्स जो होगा F जो होगा, F इक्वल टू क्या आएगा, K Q कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन में R स्क्वायर। अब अगर हम बात करें मैक्सिमम फोर्स के लिए, फॉर मैक्सिमम फोर्स, तो मैक्सिमम फोर्स के लिए क्या होगा बेटा, मैक्सिमम फोर्स के लिए अगर F जो है उसको आपने एफ क्यू के फॉर्म में क्या ले लिया, एक फंक्शन कंसीडर किया। तो बेटा इस केस में जो एफ को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू क्यू, तो वो क्या होना चाहिए, जीरो। यानी कि मैक्सिमम कब होता है, जब किसी भी चीज़ का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा, उस केस में क्या होगा, वो जीरो, यानी मैक्सिमम होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, एफ क्यू, एफ क्यू की फॉर्म में हम हमारे पास ये आ रहा है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, यानी कि डी एफ ओवर डी क्यू, और डी एफ जो है वो क्या है, उसको सीधा रख दो यहाँ पे, डी एफ, एफ की वैल्यू क्या है बेटा, के स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो इसको पूरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो, ठीक है। तो यानी कि आगे बात करें, आगे हम बात करें तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यानी के, और ये जो है के आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, के अपॉन में आर स्क्वायर कांस्टेंट हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, स्मॉल क्यू मल्टीप्लाई कैपिटल क्यू, तो कैपिटल क्यू तो जो है कांस्टेंट रहेगा इसके रेस्पेक्ट में, किसके, स्मॉल क्यू। तो स्मॉल क्यू का वन हो जाएगा, तो यहाँ पे कैपिटल क्यू, और ये स्मॉल को स्मॉल से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू को क्यू से, तो माइनस के टू क्यू स्क्वायर, माइनस के क्यू स्क्वायर होगा तो उसका डिफरेंस माइनस के टू क्यू हो जाएगा, इक्वल में ज़ीरो। ये सारी वैल्यू जो है जीरो के मल्टीप्लाई में ज़ीरो, तो यानी कि क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू माइनस टू क्यू इक्वल टू ज़ीरो। तो बेटा ये जो है उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यानी कि स्मॉल क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू बाई टू, ठीक है। तो यानी जो दोनों चार्ज हैं, दोनों चार्ज हैं उनका जो रेशियो होगा, यानी कि कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू अपॉन में स्मॉल क्यू इक्वल टू क्या आएगा, वन अपॉन में वन। यानी कि जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, रेशियो की अगर हम बात करें तो 1:1 आएगा, यानी बराबर में, यानी कि दो बराबर के टुकड़े करने पड़ेंगे। यानी कि दो बराबर के टुकड़े का अगर हम करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स मैक्सिमम होगा। तो फिर से हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये हो गया हमारे पास, लास्ट जो दे रखा है, लास्ट जो दे रखा है, कंपेरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स जो है उन दोनों के बीच में कंपेरिजन करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स, ये दोनों के बीच में कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि दोनों जो फोर्स है वो कुछ हद तक एक जैसे ही है, दोनों के जो फोर्स के जो फॉर्मूले हैं वो भी समथिंग एक जैसे हैं। क्योंकि बात करें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या होता है बेटा, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर होता है ना, वही दो चार्ज के बीच में लगता है। और ये जो फोर्स होता है ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो दो मास के बीच में लगता है, इसका फॉर्मूला होता है G m1 m2 अपॉन में क्या होता है, आर स्क्वायर या डी स्क्वायर कह सकते हैं। डी उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों चार्ज जो है या दोनों मास है उनके बीच का डिस्टेंस हो गया। इसीलिए हम यहाँ इन दोनों को कम के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बी ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली ऑफ अट्रैक्शन। सिंपल सी बात ये है कि बेटा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों टाइप का होता है, जबकि ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है वो ओनली फॉर अट्रैक्शन का होता है। क्योंकि आपको पता है कि जब लाइक चार्ज होते हैं
तो रिपल्सिव फोर्स होता है, और अनलाइक होता है तो अट्रैक्टिव होता है। तो ये दोनों टाइप का होता है। जबकि आपका ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, यानी कि जो अर्थ और अदर ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्शन का होता है। कभी कोई ऑब्जेक्ट है वो अर्थ अपने से दूर नहीं भेजती है, सबको अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो ऑलवेज अट्रैक्शन का होता है, यानी अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम, बट ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मीडियम। बेटा इसका मतलब क्या है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, जबकि ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब क्या है, मतलब यही की है कि जब हम दो चार्ज को वैक्यूम से किसी मीडियम में लेके जाते हैं तो उसका फोर्स, उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स वो बदलता है। वो बदलता क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि जो चार्ज होता है उनका एक क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बनता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव में एंटर करती है, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से जो है फोर्स बनेगा। जब हम किसी मीडियम में डालते हैं और मीडियम में जाने पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है जिस हिसाब से पहले इंटरेक्ट कर रही थी एक दूसरी लाइन को, वो मीडियम के अंदर उस हिसाब से नहीं करती हैं, कुछ चेंज आएगा, इस वजह से वो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स से आप बोले तो कोई मास है तो एक मास का कोई भी फील्ड नहीं होता है, ऐसा नहीं कि यानी कि मास है यहाँ से कुछ लाइंस निकलती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए उनको अगर हम किसी मीडियम में रखते हैं, या एक मास इधर और एक मास इधर, इसके बीच में आपने कोई मीडियम रख दिया, तो उससे उसके बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। आ रही है ना बात समझ में? यानी कि ऐसे नहीं है कि अर्थ जो है इस मार्क, ये जो पेन होगा उसके ऊपर जो फोर्स लगा रही है, अगर मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको किसी बॉक्स के अंदर फिट कर दिया और उसके आफ्टर देन अब इस पे ग्रेविटी फोर्स चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। इसका ग्रेविटेशन फोर्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यही पॉइंट यहाँ से क्लियर हो रहा है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्ट्रोंगर एज कंपेयर ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि बेटा ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, यानी कि सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो ग्रेविटी फोर्स के कंपैरिजन में क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तो ये कैसे, जबकि आपको लगता होगा कि ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है जो भी चीज नीचे की तरफ गिरती है ग्रेविटी की वजह से गिरती है। पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने ज्यादातर देखा नहीं है। आपने देखा है कि एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन है और ऐसे हम दो इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे, वो दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो वो जो फोर्स होगा वो ग्रेविटी फोर्स की कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा। क्यों? क्योंकि बेटा अगर हम दो इलेक्ट्रॉनों की मास की बात करें और वो ग्रेविटी फोर्स लगाए m1 m2, तो यानी कि दो इलेक्ट्रॉनों का मास कितना होगा और उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो बहुत कम होगा। किसके कंपैरिजन में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में। ठीक है बेटा, तो यानी कि आप समझ सकते हैं। लेकिन एक चीज है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज वाइड इन रेंज एज कंपेयर रेंज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि इसका मतलब क्या है, यानी कि ग्रेविटी फोर्स जो है वो वाइड यानी बहुत लंबी रेंज तक लगता है, यानी कि अर्थ से काफी डिस्टेंस तक हम जाते हैं तो अर्थ का क्या है, ग्रेविटी फोर्स है। लेकिन अगर मेरे पास एक कोई चार्ज है और उस चार्ज से अगर मैं 10-15 मीटर भी अगर मैं दूर जाता हूं तो उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, समथिंग जीरो हो जाएगा। यानी कि ना तो अटैक करेगा ना वो रिपल करेगा। समझ में आ रहा है ना? यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है उसकी रेंज जो होती है वो काफी कम होती है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है ना? तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, टू लाइक चार्ज पार्टिकल्स, दो एक लाइक चार्ज पार्टिकल है जिनका चार्ज जो है वो इक्वल है, इक्वल चार्ज एंड सेम मास, और मास भी सेम है, प्लेस एट पर्टिकुलर डिस्टेंस, कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस दे रखा है फ्रॉम ईच अदर, एंड इन वैक्यूम इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल
as magnitude of gravitational force between particles, then calculate specific charge of particles। तो यानी कि वो जो चार्ज पार्टिकल है उनका चार्ज आपको बताना होगा कि उनका स्पेसिफिक जो चार्ज होगा वो कितना होगा। तो बेटा यहाँ पे हम थोड़ा सा कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। उनका एक डिस्टेंस जो ले लिया हमने, क्या ले लिया, R। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे बेटा ये अलग अलग नहीं है क्योंकि उसमें दे रखा था जो चार्ज है वो क्या है, दोनों सेम है, इसलिए हम इन दोनों को जो है वो Q लेते हैं और इनका मास जो है वो M और M हो गया। ठीक है, M और M हो गया। तो टू जो चार्ज पार्टिकल दे रखे हैं वो सेम जो है मास है और सेम चार्ज दे रखा है, डिस्टेंस जो है वो दे रखी है, एंड देयर वैक्यूम एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्यूम में रखे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि मतलब एक ग्रेविटी फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या दे रखा है, सेम। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं, तो के Q1 Q2, तो दोनों चार्ज सेम है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R²। तो यानी कि ये F इक्वल टू क्या हो जाएगा, के Q² अपॉन में R²। ठीक है, सेकंड हमारे पास जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो क्या होगा, Fg इज इक्वल टू, ये हो जाएगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये जो होगा बेटा ये हो जाएगा Gm अपॉन में R²। तो ये भी हो जाएगा वो Gm है, वो Gm² अपॉन में R²। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, के Q² अपॉन में R² इक्वल टू Gm² अपॉन में R²। R² से R² कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिलेशन आने वाला है वो क्या आएगा, Q² अपॉन में M² इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये G इधर रहेगा और K नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ हम इसका स्क्वायर हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती है K की 1/4πε0, जो ऊपर चला जाएगा तो 4πε0 इंटू क्या आ जाएगा, G। तो यानी कि Q अपॉन में M इक्वल टू इन द रूट 4πε0 और ये क्या आ जाएगा, G। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आएगी, यानी Q अपॉन M इक्वल टू इन द रूट 4πε0 मल्टीप्लाई G। तो उम्मीद करता हूँ आज जो भी क्लास हुई हमारी वो समझ में आई होगी, और अगली जो क्लास होगी या अगला जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम बात करने वाले मल्टीपल ऑफ चार्ज या फिर सिस्टम ऑफ चार्ज, यानी कि दो से ज़्यादा जो चार्ज होंगे उनके बीच में जो फोर्स जो लगता है वो कितना होगा, यानी उसका फॉर्मूले के बारे में और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। और सेकंड टॉपिक होगा हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, यानी कि जो चार्ज है उनके बीच में जो फोर्स लगता है तो उस केस में वो इक्विलिब्रियम में कैसे होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो लेक्चर के साथ मिलते हैं,